तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेज या हार्मफुल सब्सटेंसेज भी होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, हम मर भी सकते हैं। तो उनको बाहर निकालने के लिए ही एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत होती है। तो मैं आपको पहले ये बताता हूं कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेज या वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में आते कहां से। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, उनका पहला सोर्स तो खुद फूड ही है। तो ऐसे तो फूड हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें सारा न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन जब हम कुछ खाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारी फालतू की चीजें भी होती हैं जो हमारे बॉडी के काम की नहीं है या फिर हार्मफुल भी हो सकती है। तो उनको अगर हमने खा लिया है तो अब बाहर भी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट। सो फूड इज वन सोर्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। सेकेंड सोर्स जो है स्टूडेंट्स, दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स आपको बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी है एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है, उसमें देखा कि एंजाइम्स कैसे रिएक्ट वगैरह करते हैं। तो इन सब रिएक्शंस में कई बार ऐसे सब्सटेंसेस बन जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काम के नहीं है, तो उनको भी बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। आपको समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो हम लिख सकते हैं कि नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। पॉइंट नंबर 1, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी सच एज सम सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? सो देखें, कुछ सॉल्ट्स को बाहर निकालना होता है स्टूडेंट्स। ये वो सॉल्ट नहीं है जो हम खाते हैं स्टूडेंट। आपको केमिस्ट्री में शायद देखा होगा कि सॉल्ट्स बहुत टाइप के होते हैं, तो ये दूसरे टाइप के सॉल्ट्स की बात हो रही है। एंड देन फोकस ऑन दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स यूरिया एंड यूरिक एसिड। हमारे बॉडी के लिए ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स काम के नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको निकाल रहे होते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये कंपाउंड्स एज सच बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, इसलिए इनका फर्टिलाइजर्स बनाने में बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स। समझ में आई बात? ठीक है। अब दूसरा जो यूज है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 2, टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि भी हम ज्यादा पानी पी लेते हैं, कभी कम वाटर पी लेते हैं। तो बॉडी में कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल कर सके, राइट। आपने देखा होगा कि अगर हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उस दिन हम बहुत ज्यादा यूरिन करते हैं, राइट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, जैसा कि हम इस चैप्टर में देखेंगे भी। सो नाउ इट्स टाइम टू सी द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये सारे ऑर्गन्स आप देखें, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं और ये हमारी बॉडी में कहां पर होते हैं वो आप यहां पे देख सकते हो। इसकी बात और डिटेल में हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले फोकस करते हैं इन ऑर्गन्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टूडेंट्स, वो है ये, और इसका नाम है स्टूडेंट्स किडनी, और दे आर 2 इन नंबर एंड यू कैन सी दैट इज बीन शेप्ड। स्टूडेंट्स जैसे देखो, हमारे बॉडी में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनका बड़ा नाम है, जो बड़े प्रसिद्ध है, पॉपुलर हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया। वैसे स्टूडेंट्स किडनी भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी आदमी की किडनी खराब हो जाए तो ही मे इवन डाई। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज और आप देखें कि ये जो दोनों किडनीज हैं वो डिफरेंट हाइट बनाई गई है। तो ये डायग्राम में कोई गलती नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है, दोनों का हाइट थोड़ा अलग होता है बॉडी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप देखें, दोनों किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। और वो दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में एंड कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, और ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसा कि इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। और फिर towards the end of this bag like structure there is a small tube like structure that is called urethra. समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? So these are the main organs of excretory system. उसके अलावा स्टूडेंट्स we can study about these blood vessels. तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये जो ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, किडनीज को एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, वो है एओर्टा आर्टरी। उसके बारे में स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से ले जाने वाला है स्टूडेंट्स, वो है इंफीरियर वेना कावा। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? इन सब के बारे में हम पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत डिटेल में देख चुके हैं स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं कि ये आर्टरी और ये जो वेन है स्टूडेंट्स, वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, बिकॉज वी हैव 2 किडनीज, तो दोनों में उनको जाना है, और उनको फिर बोलते हैं रेनल आर्टरी या रेनल वेन। रेनल वर्ड का मतलब ही होता है किडनी, तो इनको कई बार किडनी वेन या किडनी आर्टरी भी बोल सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। समझ में आई बात? तो अब ध्यान देते हैं इस डायग्राम की तरफ, और आप इसमें देखें कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कहां पर होता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो एब्डोमेन में होता है।
ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये पीछे की तरफ होता है, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सबके पीछे होता है, पीछे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सो डॉर्सल एब्डोमेन में होता है, पीछे की तरफ। तो मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर, खासकर किडनी की बात करें तो वो कहीं यहां पड़ोगी, लेकिन पीछे पीछे टुवर्ड्स बैक स्टूडेंट्स। तो हम यहां पे देखेंगे पूरा का पूरा स्क्लेरोटल सिस्टम काम कैसे करता है। तो उसके लिए आपको इस एओर्टा आर्टरी पे ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स। सो आप देखिए क्या होता है कि ये जो एओर्टा आर्टरी है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होकर दोनों किडनीज में जाती है। जैसे इस किडनी की अगर हम बात करें, दोनों में एक ही चीज होता है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये आर्टरी यहां पे आके बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती है और फाइनली वो कैपिलरीज बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं। तो उनका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया, बाद में डिटेल भी देखेंगे, ठीक। फिर वो कैपिलरीज मिल के वेन्स बनाती हैं और वही वेन जो है वो रेनल वेन से कंबाइन होती है और फिर वेना कावा से कंबाइन होती है, ठीक। तो ब्रीफली आपको समझ में आया अंदर किडनी के क्या स्ट्रक्चर होता है कि जो आर्टरीज थी वो कैपिलरीज में डिवाइड हुई और फिर वो वेन्स में मिल गई, ठीक। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब काम की चीज, उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होता है, इसलिए इस ब्लड को डर्टी ब्लड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता है कि ब्लड जो है पूरे बॉडी में हमारे घूमता है, तो पूरे बॉडी में घूमते घूमते वो सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है। जो भी बॉडी के पार्ट्स में वेस्ट मटेरियल वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वही ब्लड जो है वो यहाँ पे आया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो ध्यान दें, इस ब्लड में ऑक्सीजन है जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारा डर्टी सब्सटेंस भी है जिसको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है, ठीक। तो वो ब्लड जो है आप समझ सकते हैं कि किडनी के अंदर आता है, उस किडनी के अंदर भी जाता है, दोनों में सेम ही कहानी होती है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक। तो वो ब्लड जब कैपिलरी से क्रॉस होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड अब कि क्या होता होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ चुका है। तो क्या होता होगा आप ही बताएं मुझे। क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किडनी में आ जाता है, बाहर आ जाता है, और किडनी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो उस कैपिलरी में अंदर चल जाता है। और आप समझ सकते हैं कि अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा के थ्रू चला जाएगा यहां से, राइट। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो निकला और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर गया वो तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी, वो सब एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो यहां पे किडनी के भी जो सेल्स हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और उसी एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि इन कैपिलरीज में चला गया है और फिर यहां से निकल गया है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स, ठीक, राइट। नाउ हमारे लिए जो काम की बात है वो कोई दूसरी है। वो क्या है कि जो ये ब्लड आया जब वो कैपिलरीज से पास हो रहा होता है स्टूडेंट्स, तो उसी टाइम उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी डिफ्यूज होके बाहर आ जाता है, वो भी यहां से बाहर निकल जाता है, ब्लड से सेपरेट हो जाता है। और फिर यहां से जो ब्लड वेन के थ्रू बाहर निकलेगा, आप समझ सकते हैं कि उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं होगा, राइट। तो वो ब्लड कैसा है स्टूडेंट जो यहां से निकलेगा, वो क्लीन ब्लड है। वो कैसा है, क्लीन ब्लड है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो यहां पे छोड़ दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। अब देखो आगे क्या होता है, आगे की कहानी बड़ा आसान है समझना। आप समझ रहे होंगे कि जो वेस्ट मटेरियल यहां पे ब्लड ने छोड़ दिया है वो यूरेटर के थ्रू, इस पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, इधर से भी वही होगा। फिर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मसल का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको पहले बताया मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो वो इस यूरिन को स्टोर करता जाता है, जैसे जैसे ये स्टोर करता है इसका साइज बढ़ता जाता है, ये बल्ज होता जाता है, ठीक। लेकिन जब ये काफी अमाउंट में स्टोर कर लेता है यूरिन को, तो हमें अर्ज आती है कि हम टॉयलेट जाएं। हम टॉयलेट जाते हैं, ये यूरेथ्रा वहां पे ओपन होता है और जो यूरिन है बॉडी से बाहर आता है, राइट स्टूडेंट, समझ में आई बात। अच्छा, मैं आपको एक और चीज यहां पे बताऊं कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नर्वस सिस्टम के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो हमारा ब्रेन होता है। थोड़ा सा आपको समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये यूरिनरी ब्लैडर काफी भर जाता है तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑर्डर भेजता है यहाँ पे, क्योंकि नाउ यू आर फुल, नाउ इट्स टाइम टू पास यूरिन। तो ये यूरेथ्रा ओपन होता है और यूरिन जो है बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूरिन को स्टोर करता है। अगर ये स्टोर नहीं करता तो क्या होता, जो भी यूरिन यूरेटर से आ रहा है वो कंटिन्यूसली बॉडी से निकलता रहता है हर टाइम, विच इज नॉट अ वेरी डिजायरेबल सिचुएशन, राइट, ठीक है। तो इसलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स।
तो यहां पे आपको ओवरऑल कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। बड़ा सिंपल है, ब्लड जब कैपिलरी से पास करता है तो वेस्ट मटेरियल को यहां पे छोड़ देता है और फिर ब्लड यहां पे चला जाता है। वो वेस्ट मटेरियल इधर से नीचे आके बॉडी से बाहर निकलता है स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, अब हम यहां पे ये जो प्रोसेस है कि कैपिलरीज से वेस्ट मटेरियल बाहर निकला, उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमें किडनी का इनर स्ट्रक्चर थोड़ा देखना पड़ेगा, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने यहां पे बनाया है। तो अब देखिए किडनी के अंदर क्या होता है कि जो आर्टरी है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती है स्टूडेंट्स, राइट, होती है। वैसे ही जो वेन है, जो ब्लड ले जाती है, उसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं किडनी के अंदर। और स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये जो यूरेटर है वो भी बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया होता है किडनी के अंदर, और दोनों किडनीज में एक ही सीन होता है, राइट। समझ में आ रही बात? अब जो मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, उसको ध्यान से सुनेंगे। किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किडनी। हम बोल सकते हैं दैट इज एक्चुअली यूनिट ऑफ किडनी, हम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, किडनी में, दोनों ही किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। जैसे एक नेफ्रॉन की हम यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट्स की, उस नेफ्रॉन में क्या हो रहा होता है, वही मेन चीज है किडनी के अंदर का। तो जो आर्टरी है स्टूडेंट्स, वो इस आर्टरी के जो एक ब्रांच है वो इस नेफ्रॉन के अंदर जाता है और वहां पे वो कैपिलरीज में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको यहां पर ही बताया था, ठीक है। तो नेफ्रॉन के अंदर ही वो ब्रांच जाके कैपिलरीज में डिवाइड होता है और फिर नेफ्रॉन के अंदर ही वो कैपिलरी जो है ज्वाइन करके वेन के किसी ब्रांच से मिलती है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। आपको समझ में आ रहा है यहां पे क्या होगा कि ब्लड जब यहां से पास होगा इन कैपिलरीज से, नेफ्रॉन के अंदर इन कैपिलरीज से, तो वेस्ट मटेरियल को यहां छोड़ जाएगा। समझ में आई बात? तो नेफ्रॉन में जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड आया? डर्टी ब्लड, डीबी मतलब डर्टी ब्लड। और जो ब्लड यहां से जा रहा है वो कैसा ब्लड है स्टूडेंट्स? क्लीन ब्लड। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये जो वेस्ट मटेरियल इस नेफ्रॉन में छूट गया है, वो अब बाहर कैसे निकलेगा बॉडी से? तो जो मैंने आपको बताया था कि यूरेटर के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो कोई ना कोई एक ब्रांच इस नेफ्रॉन तक भी पहुंच रही होगी। वो ब्रांच जो है उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर लेगी, तो वो वेस्ट मटेरियल उस ब्रांच के थ्रू यूरेटर में आएगा और फिर नीचे जाएगा और बॉडी से बाहर निकल पाएगा। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? और ये तो मैंने आपको एक नेफ्रॉन की कहानी बताई, वैसे बाकी जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी में भी, उनमें भी सेम टू सेम कहानी रिपीट हो रही होती है। समझ में आई? तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।